हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर अपना देख रहे थे, जिसमें कि आपने लास्ट सेशन में रिवाइज हमने उस चैप्टर को किया था। बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने उसमें देखे थे। आज के सेशन में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेके चलेंगे और उनके बारे में बात करेंगे कि अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप किस प्रकार से उनका आंसर देंगे। ओके, तो चलते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आप मैटर से लेकर चले थे और कहाँ तक, जहां पर आपने स्टोइकियोमेट्री ऑफ कोएफिशिएंट निकाला था, वहां तक आपने पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया था। ओके, चलिए, तो आपके सेशन का और इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। आणविक द्रव्यमान से क्या समझते हैं? आणविक का मतलब अणु की बात हो रही है। ठीक है, एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा वो आपको बताना है। तो आपका अणु किससे मिलकर के बना हुआ है? बताओ, ये अणु है, ये किससे मिलकर के बना हुआ है? ये परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। यानी आप क्या करोगे? सपोज आप कह रहे हो आपके पास कोई मिक्सचर है जिसमें आपके पास दो तीन चीजें हैं, ए बी सी डी, चार चीजें हैं। ठीक है, आप कह रहे हो उस पूरे मिश्रण का द्रव्यमान क्या होगा? तो आप कहते हैं मैम ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान प्लस सी का द्रव्यमान प्लस डी का द्रव्यमान, यानी चारों जो अलग अलग पदार्थ थे उन चारों के द्रव्यमानों को अगर आप ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो उस पूरे मिक्सचर का द्रव्यमान आपको पता चल जाता है। सेम वही यहाँ पर हो रहा है। अणु के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो अणु किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो परमाणुओं के द्रव्यमान को जब आप ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वही आपका क्या होगा? उस अणु का द्रव्यमान होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से अणु दिए गए हैं? पहला है आपको H2O। H2O क्या होता है? वाटर, जल। तो यहाँ पर जल का द्रव्यमान क्या है? जितने जल के अंदर अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, उन सभी के आप क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ लेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अणु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो जैसे पहला है आपके पास H2O की बात की है, कितने परमाणु है इसमें बताओ? GIT मेहर वाला, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो बच्चों। ठीक है, माइक ले लीजिए जल्दी से। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक। मेरा नाम अशोक, है। हम यहाँ ओके 11th क्लास में है। Yes, मैम 11th क्लास में। कौन सी क्लास में? हाइड्रोजन का मैम 11th क्लास में। माइक को थोड़ा पास में रखेंगे। ठीक है, पहले मुझे आणविक द्रव्यमान Yes, बताइए, मैम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मैम इसका 18 होगा। मैम पहले का 18 होगा, H2O का 18 होगा मैम। कार्बन आणविक डाइऑक्साइड का द्रव्यमान मैम होता क्या 44 है, होगा। ये सबको बता दीजिए। मैम आणविक द्रव्यमान यानी कि मैम उसके 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 मतलब हाइड्रोजन के द्रव्यमान और प्लस ऑक्सीजन के द्रव्यमान, आराम से वही बोलिए, मैम हम आणविक रिलैक्स द्रव्यमान हो। कहते हैं। हाइड्रोजन मतलब घबराना किसी नहीं भी है, तत्व आराम से के बोलिए। द्रव्यमान और ठीक है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के योग, जो भी योग आएगा वही उसका आणविक द्रव्यमान होगा। इसलिए हम वेरी अगर गुड। हाइड्रोजन का अगर द्रव्यमान की बात करें तो उसका 1 है, और उसमें अगर 1 × 2 होगा यानी कि 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और प्लस 2 18, और H2O का आणविक द्रव्यमान 18 होगा। वेरी गुड बच्चे, और कार्बन डाइऑक्साइड का वेरी गुड अशोक। तो जैसे अशोक ने हमें क्या बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पर H2O की बात की थी, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, यानी कि आणविक द्रव्यमान किसका? H2O का। एक ही अणु बताया गया है, हाइड्रोजन, जिसमें कितने हैं? 2 हैं आपका। ठीक है, क्या कहा गया है? H2O है। ये क्या बताता है आपको? ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के आपके 2 परमाणु यहाँ पर है। ठीक है, हमें अशोक ने बताया कि एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1 है, और इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैम यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 × 1 हो गया।
अब मैंने जैसे आपको बताया था एक अणु अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, तो इन परमाणुओं के द्रव्यमानों को हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन से परमाणु है, एक हाइड्रोजन का है और दूसरा आपका किसका है, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है, और अशोक ने हमें बताया कि ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे और टोटल कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी 18। उसको आप एटॉमिक मास यूनिट में लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल में आप लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको H2O का क्या पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि क्या कह रहे हैं, जिसको आप आणविक द्रव्यमान कह रहे हैं, और जब आप उसको ग्राम में व्यक्त करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना सबको। अभी हमने इसमें अणु के द्रव्यमान की बात की है, क्यों, क्योंकि परमाणु परमाणु मिल करके अणु बना रहे हैं, ओके। लेकिन जब आप तत्वों के एक परमाणु की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो उसका क्या है, परमाणु का द्रव्यमान है, यानी परमाणुविक द्रव्यमान, या जिसको आप एटॉमिक मास कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कौन आंसर करेगा, हैंड रेज करिए जल्दी से। अशोक के अलावा कोई, ले लो माइक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा, मैम गौरव चौहान। गौरव। गौरव कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बताएंगे। मैम जैसे मैम कार्बन कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है मैम, और इसके परमाणु बार मैम 12 होता है। 12 मैम पहले 12 लिखेंगे मैम, फिर मैम ऑक्सीजन का मैम 16 होता है मैम, फिर मैम उसको प्लस करेंगे, प्लस 16 इंटू 2 इंटू 2 क्यों किया, मैम। इस मैम ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मैम 2 अणु दे रखे मैम, 2 परमाणु दे रखे मैम। वेरी गुड। यस मैम। चलिए कितना आ जाएगा, मैम 44। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर कितना हो गया, 44 हो गया। 44 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, मैम मोलिकुलर मास। मॉलिक्यूलर मास है, आणविक द्रव्यमान के लिए। मॉलिक्यूलर मास आप इंग्लिश में कहते हैं, आणविक द्रव्यमान आपका हिंदी में हो गया। वेरी गुड। क्या नाम बताया आपने, मैम गौरव चौहान। गौरव। वेरी गुड गौरव, से डाउन बच्चे। तो इस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि कार्बन का हमारा परमाणु क्रमांक 6 है, पर यहाँ पर क्रमांक की हमें आवश्यकता नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्यमान या भार की बात कर रहे हैं, जो कि आपका कितना है, 12 है, ठीक है। और इसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का 16 है, इंटू 2 हमने कर दिया है, क्यों, क्योंकि 2 परमाणु यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं। तो आपका टोटल कितना आ गया, 44 आ गया। इसको बार बार, अभी तो हायर क्लास में आ गए ना, बार बार कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं। अभी तो आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा कि 18 इसका है, 44 44 इसका है, फिर कोई और मॉलिक्यूल है उसका भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमेशा ही हमने क्या बोला, कभी भी स्थिर अनुपात का नियम जो आपने पढ़ा, कोई भी यौगिक बन रहा है किसी भी विधि से बन रहा है, ये जल, ये आपका कहीं पर भी है, देहरादून में है, आपके मेहरवान में है, या फिर पैंतोली में है, कहीं पर भी है, किसी भी विधि से बनाया जा रहा है। चाहे आप टैप वाटर की बात कर रहे हो, सी वाटर की बात कर रहे हो, लैब में आप वाटर को प्रोड्यूस करा रहे हो, हमेशा H2O ही रहेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा निश्चित रहेगा, ठीक है, या स्थिर रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका CH4। चलिए कौन बताएगा CH4 का, मीथेन का। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है, भावना। भावना। CH4 को क्या कहा जाता है, आपका कौन सा कंपाउंड है, मैथेन। मीथेन है, बताइए कैसे निकालेंगे इसका। मैम कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। इसमें हाइड्रोजन के पास 4 परमाणु है। 12 प्लस 4 बराबर 16। 12 प्लस 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा, बराबर 16। इस तरह से आप मीथेन का क्या निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान निकाल देते, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो जो आपने निकाल लिया था यहाँ पर 18.016, क्योंकि आपका 1.076 आपको बताया जाता है। यहीं पर
कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोगों ने निकाला और मीथेन का आप लोगों ने निकाला। तो अप्रोक्स करके हम ले लेते हैं, जैसे 18 इसका निकाला था, 44 इसका है और 16 इसका है। क्लियर? एटॉमिक मास यूनिट में। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में? जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं हैंड रेज करिए, जिनका मीडियम हिंदी है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? आणविक द्रव्यमान लिखेंगे। H2O का आणविक द्रव्यमान, CO2 का आणविक द्रव्यमान। बातें नहीं करेंगे त्रियोगी नारायण। मीथेन का आणविक द्रव्यमान। क्लियर? नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। क्या निकालना है? मास परसेंट किसे कह रहे थे? द्रव्यमान प्रतिशत को कह रहे थे। किसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है आपको? यहाँ पर कौन सा कंपाउंड दिया गया है? सोडियम सल्फेट की बात की गई है और कहा गया है सोडियम सल्फेट में जितने कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जितने उसके घटक हैं, उन सभी घटकों का आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ठीक है ना? यानी सोडियम सल्फेट किस किस से मिलकर के बन रहा है? सोडियम है उसमें, सल्फर है उसमें और ऑक्सीजन है, तीन उसके कंपोनेंट हैं। तो तीनों का द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है। जैसे कि आपके क्या है? आपके हैं 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में आपके टोटल मार्क्स जितने आपने ऑब्टेन किए हैं, प्राप्तांक जो आपके होते हैं, वो प्राप्तांक आपको मिल गए। सपोज 400 है किसी के आउट ऑफ 500। ठीक है? 400 आपके मार्क्स हैं। ये 400 कितने सब्जेक्ट्स में है? 5 सब्जेक्ट्स में। क्लियर? अब आपको बोला है इन 5 सब्जेक्ट्स का अलग अलग मास परसेंट बताओ। यानी आपका केमिस्ट्री में कितना आया, आपका फिजिक्स में कितना आया, मैथ्स बायोलॉजी में कितना आया, हिंदी में कितना आया, इंग्लिश में कितना आया। तो अलग अलग इसमें से आपको बताना है कि 400 में से उनका प्रतिशत कितना होगा। तो उसी प्रकार से जब आपका सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड है, उसमें आपके 3 अलग अलग तत्व आ रहे हैं, तो तीनों का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है? तो सबसे पहले आप इसका क्या निकाल लेंगे? पूरा द्रव्यमान निकाल लेंगे। फिर उस टोटल जो मास होगा उसमें से आप क्या करेंगे? अलग अलग कंपोनेंट्स के द्रव्यमानों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ठीक है? तो जैसे यहाँ पर बताया गया है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? जो भी उसका मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100 कर देते हैं। इंटू 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग प्रतिशत की बात करते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर। मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी यहाँ पर उसका मास कितना है, सोडियम का मास इस कंपाउंड में कितना है, वो डिपेंड करेगा कि उसके नंबर ऑफ एटम्स वहां पर कितने हैं, यानी कि परमाणु कितने उपस्थित है सोडियम के सोडियम सल्फेट में। क्लियर? दूसरा क्या है? सल्फर। सल्फर का यहाँ पर द्रव्यमान कितना है? और तीसरा है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना है, एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। पूरे कंपाउंड का आपका मोलर मास कितना आ रहा है, यानी Na2SO4 का आपको मोलर मास निकालना है, जैसे कि आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला था सेम वे। ठीक है? सिंपली क्या करना है, जो आपका सोडियम का यहाँ पर द्रव्यमान है उसको विभाजित करेंगे किससे? Na2SO4 के मोलर मास से, मोलर द्रव्यमान से, और क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो उसको गुणा कर देंगे 100। सेम ऐसा ही आप सल्फर के लिए करेंगे एंड देन ऑक्सीजन के लिए करेंगे। क्लियर? बोलो समझ आ गया? तो सबसे पहले क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान आपको उसकी गणना करनी है। तो जैसे आणविक द्रव्यमान की गणना की, वही आपका मोलर द्रव्यमान है, बस ग्राम में आप उसको व्यक्त कर देते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मोलर मास दिया गया है किसका? Na2SO4 का, जिसमें कि आपने क्या करना है? सोडियम के कितने एटम हैं? 2 एटम। ठीक है? एक एटम के लिए हम 23 लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम 2 एटम्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। प्लस सल्फर का 32 हो गया, क्योंकि उसका एक ही एटम है तो सिर्फ हमने 32 लिखा। देन ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन का 16 है,
एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पर 4 एटम है ऑक्सीजन के। क्लियर? तो इस तरह से इसको पूरा कैलकुलेट करके हमने निकाल दिया 142 ग्राम पर मोल मोलर मास होगा किसका? Na2SO4 का। तो यानी इस फॉर्मूले में जो ये आया था मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो आप फॉर्मूले जब हम द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रहे थे तब मैंने आपको क्या बताया था? विलयन का कुल द्रव्यमान। तो वो यही है, यहाँ पर विलयन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंपाउंड की बात हो रही है, यौगिक की। तो उसका जो द्रव्यमान है मोलर द्रव्यमान वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मास ऑफ द एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मासेस पता है और नंबर ऑफ एटम्स आपको यहाँ पर पता है कि कंपाउंड में किस तत्व के कितने परमाणु जो है वो उपस्थित है। जैसे सोडियम की बात कर रहे हैं तो उसके 2 हैं, तो उसका टोटल मास यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23 है एक एटम का, 2 के कितने हो गए? 46। तो हमने क्या किया? 46 एलिमेंट का मास आ गया है इन दी कंपाउंड। यौगिक में आपका 46 ग्राम क्या है यहाँ पर? आप कहेंगे सोडियम है। तो उस 46 को हमने 142 से, जो कि मोलर मास था कंपाउंड का, उससे डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रतिशत की गणना कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका 32.39% हो गया। इसी प्रकार सल्फर का और आप लोग ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेंगे और सभी को ऐड करेंगे तो 100% आपका आना चाहिए, सारे मास परसेंट को। बोलो, आ गया समझ में ये कैसे करना है कैलकुलेट? हैंड रेज करो, समझ आ गया है तो। नहीं आया अभी? ठीक है, सिंपल सी बात है। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर 2 कंपोनेंट है सपोज आपके पास, ए और बी। आपके पास एक कंपाउंड है ए, ठीक है, और दूसरा आपने इसमें ऐड कर दिया कोई बी। 2 ही चीजें तो हैं, ए और बी। क्लियर? आपने कहा मैम हमने ए लिया है 4 ग्राम और बी लिया, हमने बी लिया है 4 ग्राम और ए लिया है सपोज 6 ग्राम। ठीक है, अब आप कह रहे हो मैम हमें बी का परसेंट निकालना है कि बी का प्रतिशत कितना है इस पूरे कंपाउंड में, द्रव्यमान प्रतिशत। क्योंकि द्रव्यमान दिया गया है तो आपने क्या करना है? बी का जो द्रव्यमान होगा उसको डिवाइड किससे करना है? कुल द्रव्यमान से। निकाल क्या रहे हो? बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो। गुणा क्या कर देंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत की बात हो रही है। अब बी का द्रव्यमान तो आपको पता है कि 4 ग्राम है, लेकिन कुल द्रव्यमान कितना है? तो कुल द्रव्यमान में क्योंकि 2 ही कंपोनेंट है ए और बी, तो दोनों के द्रव्यमानों को आप ऐड कर लेते थे, तो कितना आ जाता था आपका? 6 + 4 × 100। ये कर देंगे आप तो आपको क्या पता चल जाएगा? बी का मास परसेंट यहाँ पर पता चल जाएगा। उसी प्रकार आप ए का मास परसेंट भी निकालते थे, तो यहाँ पर जहां आपने बी की वैल्यू रखी वहां पर आप ए की वैल्यू रख देंगे। बस इतना ही करना है आपको। वही आपने किया जब सोडियम के लिए निकाला, तो बस यहाँ पर सोडियम का कितना द्रव्यमान उस कंपाउंड में है वो लगाया, यहाँ पर सल्फर का लगाया क्योंकि सल्फर का मास परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन का लगाया क्योंकि ऑक्सीजन का मास परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जगह तो कंपाउंड का जो मोलर मास है वो तो सेम ही है सब जगह 142, क्योंकि सेम कंपाउंड की बात हो रही है। क्लियर है? अब चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान और गुणा 100। क्लियर है? यहां पर आपका ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये हो जाएगा सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत। ये है आपका किसका? सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। Na2SO4 के प्रत्येक घटक का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, यानी इसी यौगिक में।
आप लोग खुद से भी कैलकुलेट करके देख लेंगे कि आंसर कितना आ रहा है। इसमें आपके 3 ही तत्व हैं, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तीनों मिलकर के जब कंपाउंड की बात कर रहे हैं, उसके द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो उसको हम 100% मानेंगे। जैसे कि हमने क्या बोला, 500 में से आपके 400 मार्क्स हैं, क्योंकि हमने उन 400 नंबरों में से आपका क्या करना है, प्रतिशत निकालना है प्रत्येक सब्जेक्ट का, विषय का। तो आप क्या करेंगे, उस 400 को क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ये क्या हो गया है, मोलर मास हो गया है, ये 100% है, 142। क्लियर। तो इन तीनों प्रतिशत को अगर आप जोड़ेंगे तो वो आपका 100% के बराबर आता है। क्लियर। लगभग, जैसे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में बहुत ज्यादा आपके प्लेसेस आ रहे होंगे, तो आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखा होगा, तो 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो इस तरह से, लेकिन 100% होता है, जैसे कि हमने द्रव्यमान प्रतिशत में पढ़ा था। इसी प्रकार से जब आप आयतन प्रतिशत की गणना करते हैं, तो वहां पर आप क्या ले लेते हैं, आयतन ले लेते हैं सभी कंपोनेंट्स का, और जो आपका सोल्यूशन है उसका पूरा। क्लियर। तो वहां पर क्या करते थे, जिस भी कंपोनेंट का आपको वॉल्यूम परसेंट निकालना है, यानी आयतन प्रतिशत निकालना है, तो आप क्या करते थे, उस कंपोनेंट का आयतन बटे विलियन का आयतन, और क्योंकि प्रतिशत की बात हो रही है तो गुणा 100 आप कर देते थे। क्लियर। तो इसी तरह से आपका आयतन प्रतिशत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 mole of carbon is burnt in air. Second, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen. 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. ठीक है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट की गणना करनी है, उसकी मात्रा बतानी है। दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, जो उत्पन्न हो रहा है, कब, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, जब 1 मोल कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। सेकंड है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, जब 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ या उसकी उपस्थिति में जलाया जा रहा है। और दूसरा क्या है आपका, थर्ड है आपका 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 2 मोल कार्बन को आपका क्या किया जा रहा है, 16 ग्राम डाइऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। तो कौन सा, कहां से आया ये क्वेश्चन बताओ। ये जो हमने लास्ट सेशन में अपना स्टोइक्योमेट्री पढ़ा था, वहां से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, बस ये जो रिएक्शन है ना, ये इक्वेशन दी गई है रिएक्शन के लिए, यही आपको सब कुछ बता देगी, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। देखो, आपके पास क्या था, एक आपने इक्वेशन लिख ली इस रिएक्शन के लिए, जहां पर आपने बोला, मैंने आपको क्या बताया, जब भी वायु की उपस्थिति की बात हो रही है, यानी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो कार्बन जो है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। तो आपने ले लिया कार्बन, ऑक्सीजन ले लिया, उसके साथ अभिक्रिया कराई, डाइऑक्सीजन आता है O2, और बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, संतुलित है आपकी समीकरण। तो आपने क्या किया, कार्बन के आगे जो यहाँ पर लिखा रहता है, इसको आप या तो अणु बोलते हैं या मोल बोलते हैं। चूंकि यहाँ पर मोल में पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हम मोल की ही बात करते हैं। तो 1 मोल जो कार्बन है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, कार्बन के आगे क्या लिखा है, C+O2 gives CO2। तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मोल कार्बन। O2 के आगे भी कुछ नहीं है, यानी 1 मोल। CO2 के आगे भी कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 मोल। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि आपका 1 मोल जो कार्बन है, वो 1 मोल डाइऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। पहली चीज क्या पूछी गई है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूस। तो अमाउंट आपने बता दी कितनी, यहाँ पर कार्बन जो है वो कितना होगा, 12 ग्राम है। एक ही परमाणु है ना, एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम। डाइऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, 1 16, तो 2 कितने हो गए, 32। क्लियर। अब CO2 की बात की गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे आपने पहले आणविक द्रव्यमान निकाला गया है, वही, क्योंकि एक ही अणु है, तो CO2 का 44 हो गया। तो कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, जब आपने 1 मोल कार्बन को 1 मोल डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, या 1 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, और आपका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वहां पर 44 ग्राम ऑक्सीजन बन रही। तो यहाँ पर क्या कहा मैंने आपको कि 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है।
एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये 44 ग्राम कब बन रहा है, जब आपकी 16 ग्राम कार्बन 12 ग्राम, जब आपकी 12 ग्राम कार्बन जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, तभी आपका 44 ग्राम बनेगा। क्लियर? पहला आपका पॉइंट क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 44 ग्राम यहाँ पर बनी। ओके, सेकेंड क्या था, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे हम 32 ना लेकर के और 16 ग्राम ले लेंगे तब आपकी अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया तो होगी ना, आपने बोला है मैम अभिक्रिया के लिए अनुपात हम देखते हैं कि द्रव्यमानों का अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम अनुपात की बात करता था कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे लेकिन उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो निश्चित रहे। तो यानी कार्बन जो अब 12 ग्राम जुड़ने जा रही थी 32 ग्राम ऑक्सीजन से, अब वो 12 ग्राम नहीं जुड़ेगी, यानी उससे कम जुड़ेगी। क्लियर? और अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो वो आपको बताना है। क्लियर? तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी कम प्रोड्यूस होगी। समझ रहे हैं ना क्या बोला, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी है आपने तो कार्बन की मात्रा भी तो कम हो जाएगी। अब कार्बन से जुड़ने के लिए ऑक्सीजन उतनी नहीं है जितनी आपको चाहिए थी, जैसा कि इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर? चलिए, नाउ एज ओनली 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन इज अवेलेबल, जैसा कि आप जानते हैं 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन ही आपके पास उपलब्ध है। इट कैन कंबाइन ओनली विद 0.5 मोल ऑफ कार्बन, ये कार्बन के आधे मोल से ही जुड़ेगा। 1 मोल का मतलब है 12, 1 मोल का मतलब है डाई ऑक्सीजन का 32 ग्राम, लेकिन यहाँ पर 16 ग्राम है, यानी आधा मोल है आपके पास ऑक्सीजन, तो कार्बन भी आधे मोल ही जुड़ेगी, 1 मोल नहीं जुड़ रही है। ओके, दैट इज डाइऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपका अपने सीमांत अभिकर्मक पढ़े होंगे, सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, ऐसा अभिकारक जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिमिट कौन तय कर रहा है, सीमाएं कौन बना रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं है हमारे पास, 32 नहीं है, 16 ही ग्राम है, तो वो पहले समाप्त हो रही है अभिक्रिया में, इसलिए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है आपका। और वो क्या करेगा, वो कार्बन के ही आधे मोल से जुड़ पाएगा, बाकी कार्बन आपकी ऐसे ही बची रहेगी। ओके, हेंस CO2 प्रोड्यूस इज 22 ग्राम। इसलिए मैंने क्या बोला, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका कम प्रोड्यूस होगी, तो वो 22 ग्राम आपका प्रोड्यूस हो रही है। ओके, 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। फिर से वही क्वेश्चन है सेम, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपका सीमांत अभिकर्मक है। क्यों? लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों है? क्योंकि उसकी मात्रा कम है। आपने 2 मोल कर दिया, कार्बन आपने बढ़ा दिया है, 2 मोल कर दिए, लेकिन उसको बढ़ाने से क्या होगा, उसके साथ अभिक्रिया ऑक्सीजन ने करनी है, ऑक्सीजन हमारे पास उतनी है ही नहीं, तो अभी भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड सेम ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आपको ऑक्सीजन के भी 2 मोल करने पड़ेंगे, तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, इन्फ्लुएंस्ड होगी या फिर प्रभावित होगी उससे। लेकिन ऑक्सीजन तो आप अभी भी 16 ही ग्राम ले रहे हैं, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन आपका अभी भी क्या करेगी, कार्बन के कम मात्रा से यानी आधे मोल से अभिक्रिया करेगी, तो आपका बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी कितना होगा, 22 ग्राम। क्लियर? GIC त्रियोगी नारायण हिंदी में लिखना है क्या, हैंड रेस करिए, हिंदी में लिखना है अगर तो हिंदी में लिखना पड़ेगा। CO2 की मात्रा की गणना कीजिए जब 1 मोल कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। सेम नेक्स्ट भी आपका सेकंड भी आपका आ जाएगा, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, 16 ग्राम O2 की उपस्थिति में, ठीक है। और थर्ड आपका क्या आ जाएगा, 2 मोल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मोल कार्बन को 16 ग्राम O2 की उपस्थिति में जलाया जाता है। क्लियर? इस प्रकार से लिख लेंगे।
कंबशन यानी कि दहन, ठीक है, वायु में दहन पूर्ण होता है, इसलिए दहन के द्वारा उत्पन्न CO2 1 मोल है, ये पहला है आपका, ठीक है, फर्स्ट। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा उसका 44 ग्राम। सेकेंड लिख लेंगे आप, जैसा कि 16 ग्राम ऑक्सीजन ही उपलब्ध है आपकी डाई ऑक्सीजन, इट कैन कंबाइन ओनली विद 0.5 मोल ऑफ कार्बन, ये 0.5 मोल कार्बन के साथ ही संयोजित होगी या जुड़ेगी, दैट इज डाई ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पर डाई ऑक्सीजन क्या है, आप सीमांत अभिकर्मक जिसको आप कहते हैं। Hence CO2 produced is equal to 22 ग्राम, इसलिए आपका जो CO2 बन रहा है वो 22 ग्राम है। और थर्ड है हियर अगेन डाई ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगेन आपका दोबारा क्या हो रहा है, दोनों ही बार 16 ग्राम की बात की गई है, लेकिन जैसे कि बैलेंस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि 32 ग्राम चाहिए 12 ग्राम के साथ जुड़ने के लिए, तब 44 ग्राम बनेगा, लेकिन यहाँ तो 16 ही ग्राम है, 16 ही ग्राम है, तो अब आपका कार्बन भी कम जुड़ेगी, और क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है तो बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा, कम होगा। ओके, तो इसलिए 22 ग्राम सेकंड और थर्ड में आपका प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि दोनों ही जगह पर आपका जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो डाई ऑक्सीजन है और उसकी मात्रा दोनों जगह समान है 16 ग्राम। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। बोलो समझ में आया, हैंड रेज करिए, समझ आया तो समझ आया, जितने क्वेश्चन करें, ठीक है, वेरी गुड। आज के सेशन में जीआईसी मेहरवाना ने और जीआईसी त्रियुगी नारायण ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया और बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करती रहनी है, और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आप लोगों का, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।